अच्छा, लर्निंग आउटकम्स क्या है? लर्निंग आउटकम्स आर द एक्सपेक्टेशन आर द स्टेटमेंट्स ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। यानी बेसिकली क्या है, हमारे तवक्कुआत हैं, एक्सपेक्टेशन है। लेकिन मामला ये है कि हम किसी से कोई चीज एक्सपेक्ट कब करते हैं? हम तब एक्सपेक्ट करते हैं जब हमने उसको कोई एक्टिविटी करवाई हो। लिहाजा ऐसे सीख रहे, जब किसी एक्टिविटी करवाने के बाद हमारे तवक्कुआत का इजहार करे तो ये हमारे लर्निंग आउटकम्स होंगे। अब लर्निंग आउटकम्स हमने स्टार्ट कहाँ से करने हैं? स्टूडेंट कैन, बच्चा कर सकता है। क्या कर सकता है? मसलन बच्चा 2 हिस्सी आदाद का जमा कर सकता है। ये मैंने लर्निंग आउटकम रखी। लेकिन इससे पहले मैंने उसको एक्टिविटी करवाई है, मैंने उसको जमा करना सिखाया है। देन ही विल बी एबल टू ऐड 2 डिजिट नंबर्स। अच्छा, अब यहां पर गौर करने वाली बात क्या है? हाउ वी एम्फेसाइज व्हाट स्टूडेंट विल बी एबल टू डू। हम किस तरह स्ट्रेस करेंगे कि स्टूडेंट क्या कर सकता है? असल बात क्या है? द कीवर्ड इज डू। और जब हम डू पर फोकस करते हैं तो हमारी एक बेसिक नीड डेवलप होती है कि हम एक्टिव वर्ब में लिखते हैं स्टूडेंट कैन राइट, स्टूडेंट कैन ऐड 2 डिजिट नंबर, स्टूडेंट कैन, बच्चा कर सकता है। नेक्स्ट, वाई लर्निंग आउटकम्स? लर्निंग आउटकम्स की जरूरत हमें क्यों है? नेक्स्ट करें, स्टूडेंट के लिए इसकी क्या अहमियत है? हेल्प स्टूडेंट्स लर्न मोर इफेक्टिवली। नेक्स्ट करें, भाई कैसे हो जाता है कि लर्न मोर इफेक्टिवली? अभी आप सारे यहां पर बैठे हैं और आपका टारगेट क्या है कि हमने लर्निंग आउटकम्स के बारे में पढ़ना है। अब अगर मैं ये कह दूं कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू राइट SLOs, आप लर्निंग आउटकम लिख सकेंगे। पहले मैंने टॉपिक लिखा था सिर्फ जस्ट लर्निंग आउटकम, अब मैं स्पेसिफिक की तरफ आ गया। लर्निंग आउटकम्स पर हम 3 दिन भी बहस कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसका जो अहम पॉइंट है वो निकाला कि आप एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू राइट SLOs। तो इस तरह आप इफेक्टिवली लर्न कर सकते हैं। So, make it clear what students can hope to gain from following a particular course or lecture. आपने ये जो नए बुक्स आए हैं देखे होंगे, हर चैप्टर के सामने, हर चैप्टर से पहले SLOs डिफाइन होते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है। आपने कहा कि ब्लूम टेक्सोनॉमी में आपने ऑब्जेक्टिव्स का कहा, अब यहाँ पर आप लर्निंग आउटकम्स कह रहे हैं। इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसको डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है मतलब मकासद, किसी काम के करने से पहले जो मकासद, जिन मकासद का हम तयन करते हैं उसको ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। और किसी काम के करने के बाद हासिल क्या हुआ है उसको कहते हैं लर्निंग आउटकम्स। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट का तो हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, कि स्टूडेंट ने क्या करना है और उसके टीचर ने उससे क्या तवक्कुआत वाबस्ता की हुई है। टीचर के लिए इसका क्या फायदा है? हेल्प्स टीचर टू डिजाइन देयर मटेरियल मोर इफेक्टिवली बाय एक्टिंग एज अ टेम्पलेट फॉर देम। छठी सातवीं में हमें एक कहानी दी जाती है। एक फिक्रा सा लिखा होता था, फिर डाट डाट, फिर एक फिक्रा सा लिखा होता था, फिर डाट डाट, आई मीन आउटलाइन ऑफ द स्टोरी। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या वो कहानी हम जस्ट
फील करके लिखते थे या हम पूरी कहानी खुद से लिखते थे? फील तो नहीं करते थे ना, हम पूरी कहानी खुद से लिखते थे। तो दीज आर द गाइडलाइंस फॉर अस। लर्निंग आउटकम्स हमारे लिए एक गाइडलाइन है जिसकी बिना पर हम लेसन प्लान करते हैं। तो दीज आर द मेयर गाइडलाइन, बाकी लेसन प्लान आपने खुद करनी है। नेक्स्ट, हेल्प टीचर टू सेलेक्ट एप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटेजी। ये टीचर्स को टीचिंग मेथड सेलेक्ट करने में भी मदद देते हैं। इस तरह अब ये दो ग्रुप है। एक ग्रुप को कुछ पढ़ाने के बाद मैं एक तवक्को रखता हूँ। अच्छा, लर्निंग आउटकम्स क्या है? लर्निंग आउटकम्स आर द एक्सपेक्टेशन आर द स्टेटमेंट्स ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। यानी बेसिकली क्या है, हमारे तवक्कुआत हैं, एक्सपेक्टेशन है। लेकिन मामला ये है कि हम किसी से कोई चीज एक्सपेक्ट कब करते हैं? हम तब एक्सपेक्ट करते हैं जब हमने उसको कोई एक्टिविटी करवाई हो। लिहाजा ऐसे सीख रहे, जब किसी एक्टिविटी करवाने के बाद हमारे तवक्कुआत का इजहार करे तो ये हमारे लर्निंग आउटकम्स होंगे। अब लर्निंग आउटकम्स हमने स्टार्ट कहाँ से करने हैं? स्टूडेंट कैन, बच्चा कर सकता है। क्या कर सकता है? मसलन बच्चा 2 हिस्सी आदात का जमा कर सकता है। ये मैंने लर्निंग आउटकम रखी। लेकिन इससे पहले मैंने उसको एक्टिविटी करवाई है, मैंने उसको जमा करना सिखाया है। देन ही विल बी एबल टू एड 2 डिजिट नंबर्स। अच्छा, अब यहां पर गौर करने वाली बात क्या है? हाउ वी एम्फेसाइज व्हाट स्टूडेंट विल बी एबल टू डू। हम किस तरह स्ट्रेस करेंगे कि स्टूडेंट क्या कर सकता है? असल बात क्या है? द कीवर्ड इज डू। और जब हम डू पर फोकस करते हैं तो हमारी एक बेसिक नीड डेवलप होती है कि हम एक्टिव वर्ब में लिखते हैं स्टूडेंट कैन राइट, स्टूडेंट कैन एड 2 डिजिट नंबर, स्टूडेंट कैन, बच्चा कर सकता है। नेक्स्ट, वाई लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स की जरूरत हमें क्यों है? नेक्स्ट करें, स्टूडेंट के लिए इसकी क्या अहमियत है? हेल्प स्टूडेंट्स लर्न मोर इफेक्टिवली। नेक्स्ट करें, भाई कैसे हो जाता है कि लर्न मोर इफेक्टिवली? अभी आप सारे यहाँ पर बैठे हैं और आपका टारगेट क्या है कि हमने लर्निंग आउटकम्स के बारे में पढ़ना है। अब अगर मैं ये कह दूं कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू राइट SLOs, आप लर्निंग आउटकम लिख सकेंगे। पहले मैंने टॉपिक लिखा था सिर्फ जस्ट लर्निंग आउटकम, अब मैं स्पेसिफिक की तरफ आ गया। लर्निंग आउटकम्स पर हम 3 दिन भी बहस कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसका जो अहम पॉइंट है वो निकाला कि आप एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू राइट SLOs। तो इस तरह आप इफेक्टिवली लर्न कर सकते हैं। So, make it clear what students can hope to gain from following a particular course or lecture. आपने ये जो नए बुक्स आए हैं देखे होंगे, हर चैप्टर के सामने, हर चैप्टर से पहले SLOs डिफाइन होते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है। आपने कहा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में आपने ऑब्जेक्टिव कर रहा, अब यहाँ पर आप लर्निंग आउटकम्स कह रहे हैं। इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसको डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है मतलब मकासद, किसी काम के करने से पहले जो मकासद, जिन मकासद का हम तयन करते हैं उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं।
और किसी काम के करने के बाद हासिल क्या हुआ है उसको कहते हैं लर्निंग आउटकम्स। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट का तो हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, कि स्टूडेंट ने क्या करना है और उसके टीचर ने उससे क्या तवक्कुआत वाबस्ता की हुई है। टीचर के लिए इसका क्या फायदा है? Helps teacher to design their material more effectively by acting as a template for them। छठी सातवीं में हमें एक कहानी दी जाती थी। एक फिक्रा सा लिखा होता था, फिर डाट डाट, फिर एक फिक्रा सा लिखा होता था, फिर डाट डाट, आई मीन आउटलाइन ऑफ द स्टोरी। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या वो कहानी हम जस्ट फील करके लिखते थे या हम पूरी कहानी खुद से लिखते थे? फील तो नहीं करते थे ना, हम पूरी कहानी खुद से लिखते थे। तो दीज आर द गाइडलाइंस फॉर अस। लर्निंग आउटकम्स हमारे लिए एक गाइडलाइन है जिसकी बिना पर हम लेसन प्लान करते हैं। तो दीज आर द मेयर गाइडलाइन, बाकी लेसन प्लान आपने खुद करनी है। नेक्स्ट, हेल्प्स टीचर टू सेलेक्ट एप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटेजी। ये टीचर्स को टीचिंग मेथड सेलेक्ट करने में भी मदद देते हैं। इस तरह अब ये दो ग्रुप है। एक ग्रुप को कुछ पढ़ाने के बाद मैं एक तवक्को रखता हूँ। अच्छा, लर्निंग आउटकम्स क्या है? लर्निंग आउटकम्स आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। यानी बेसिकली क्या है, हमारे तवक्कुआत हैं, एक्सपेक्टेशन है। लेकिन मामला ये है कि हम किसी से कोई चीज एक्सपेक्ट कब करते हैं? हम तब एक्सपेक्ट करते हैं जब हमने उसको कोई एक्टिविटी करवाई हो। लिहाजा ऐसे फिक्रे जब किसी एक्टिविटी करवाने के बाद हमारे तवक्कुआत का इजहार करे तो ये हमारे लर्निंग आउटकम्स होंगे। अब लर्निंग आउटकम्स हमने स्टार्ट कहाँ से करने हैं? स्टूडेंट कैन, बच्चा कर सकता है। क्या कर सकता है? मसलन बच्चा 2 हिज्जी आदाद का जमा कर सकता है। ये मैंने लर्निंग आउटकम रखी। लेकिन इससे पहले मैंने उसको एक्टिविटी करवाई है, मैंने उसको जमा करना सिखाया है। देन ही विल बी एबल टू एड 2 डिजिट नंबर्स। अच्छा, अब यहां पर गौर करने वाली बात क्या है? हाउ वी एम्फेसाइज व्हाट स्टूडेंट विल बी एबल टू डू। हम किस तरह स्ट्रेस करेंगे कि स्टूडेंट क्या कर सकता है? असल बात क्या है? द कीवर्ड इज डू। और जब हम डू पर फोकस करते हैं तो हमारी एक बेसिक नीड डेवलप होती है कि हम एक्टिव वर्ब में लिखते हैं स्टूडेंट कैन राइट, स्टूडेंट कैन ऐड 2 डिजिट नंबर, स्टूडेंट कैन, बच्चा कर सकता है। नेक्स्ट, वाई लर्निंग आउटकम्स? लर्निंग आउटकम्स की जरूरत हमें क्यों है? नेक्स्ट करें, स्टूडेंट के लिए इसकी क्या अहमियत है? हेल्प स्टूडेंट्स लर्न मोर इफेक्टिवली। नेक्स्ट करें, भाई कैसे हो जाता है कि लर्न मोर इफेक्टिवली? अभी आप सारे यहाँ पर बैठे हैं और आपका टारगेट क्या है कि हमने लर्निंग आउटकम्स के बारे में पढ़ना है। अब अगर मैं ये कह दूं कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू राइट एसएलओज, आप लर्निंग आउटकम लिख सकेंगे। पहले मैंने टॉपिक लिखा था सिर्फ जस्ट लर्निंग आउटकम, अब मैं स्पेसिफिक की तरफ आ गया। लर्निंग आउटकम्स पर हम 3 दिन भी बहस कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसका जो अहम पॉइंट है वो निकाला कि आप एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी
एबल टू राइट एसएलओज। तो इस तरह आप इफेक्टिवली लर्न कर सकते हैं। So make it clear what students can hope to gain from following a particular course or lecture। आपने ये जो नए बुक्स आए हैं देखे होंगे, हर चैप्टर के सामने, हर चैप्टर से पहले एसएलओज डिफाइन होते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है। आपने कहा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में आपने ऑब्जेक्टिव्स कर रहा, अब यहाँ पर आप लर्निंग आउटकम्स कह रहे हैं। इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसको डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है मतलब मकासद, किसी काम के करने से पहले जो मकासद, जिन मकासद का हम तयन करते हैं उसको ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। और किसी काम के करने के बाद हासिल क्या हुआ है उसको कहते हैं लर्निंग आउटकम्स। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट का तो हो गया। नेक्स्ट, ठीक है कि स्टूडेंट ने क्या करना है और उसके टीचर ने उससे क्या तवक्कुआत वाबस्ता की हुई है। टीचर के लिए इसका क्या फायदा है? हेल्प्स टीचर टू डिजाइन देयर मटेरियल मोर इफेक्टिवली बाय एक्टिंग एज अ टेम्पलेट फॉर देम। छठी सातवीं में हमें एक कहानी दी जाती थी। एक फिक्रा सा लिखा होता था, फिर डाट डाट, फिर एक फिक्रा सा लिखा होता था, फिर डाट डाट, आई मीन आउटलाइन ऑफ द स्टोरी। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या वो कहानी हम जस्ट फील करके लिखते थे या हम पूरी कहानी खुद से लिखते थे? फील तो नहीं करते थे ना, हम पूरी कहानी खुद से लिखते थे। तो दीज आर द गाइडलाइंस फॉर अस। लर्निंग आउटकम्स हमारे लिए एक गाइडलाइन है जिसकी बिना पर हम लेसन प्लान करते हैं। तो दीज आर द मेयर गाइडलाइन, बाकी लेसन प्लान आपने खुद करनी है। नेक्स्ट, हेल्प्स टीचर टू सेलेक्ट एप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटेजी। ये टीचर्स को टीचिंग मेथड सेलेक्ट करने में भी मदद देते हैं। इस तरह अब ये दो ग्रुप है। एक ग्रुप को कुछ पढ़ाने के बाद मैं ये तवक्को रखता हूँ कि ये इस काबिल होगा कि एट द एंड वो माइटोटिक सेल डिवीजन थ्योरेटिकली लिख पाएगा। इससे मैंने ये एसएलओज, ये लर्निंग आउटकम इसके लिए मैंने रख दी। दूसरे ग्रुप के लिए मैंने एक लर्निंग आउटकम रख दी कि एट द एंड जब मैं उसको एक एक्टिविटी कराऊंगा तो ये ग्रुप इस काबिल हो जाएगा कि ये माइटोटिक सेल डिवीजन को डायग्राम के जरिए वाज़ेह करेगा। तो अब यहाँ पर मेरा आपसे फिर एक सवाल है कि क्या दोनों को पढ़ाने का मेरा तरीका एक होगा? एक को मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, दूसरे को मैं डायग्राम पढ़ाऊंगा, तो दोनों के लिए अलग-अलग टीचिंग स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। सो लर्निंग आउटकम्स हेल्प्स इन डिजाइनिंग द एप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट, helps teachers more precisely to tell their colleagues what a particular activity is designed to achieve। इसका एक और भी फायदा है, ये हमें गाइड करती है कि कौन सी एक्टिविटी किस मकसद के लिए डिजाइन की गई है या इसको हमने किस डेप्थ तक पढ़ाना है। अब अगर आपने लेसन प्लान किया हुआ है और आपने इसके लिए एसएलओज नहीं रखी है तो आप इसको करवाएंगे ज़रूर, लेकिन किस डेप्थ तक आपने पढ़ाना है ये आप नहीं कर पाएंगे। तो इसका एक ये भी फायदा है। असिस्ट टीचर्स इन सेटिंग एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन मटेरियल्स डिलीवर्ड। अब एक और मिसाल देता हूँ। दो ग्रुप्स हैं, इस ग्रुप को कुछ पढ़ाने के बाद मेरा ऑब्जेक्टिव है कि ये मेरे पढ़ाने के बाद पेन और कागज से अपना नाम लिख पाएगा।
दूसरे ग्रुप से मेरा ऑब्जेक्टिव है कि ये कंप्यूटर के जरिए अपना नाम लिख पाएगा। अब इसके लिए मैंने एग्जामिनेशन सेट करनी है, तो आप मुझे बताएं कि क्या दोनों का एग्ज़ाम लेने का मेरा तरीका एक होगा? एक को मैं पेन और कागज प्रोवाइड करूंगा, दूसरे को मैं कंप्यूटर प्रोवाइड करूंगा। तो सारी जो हमारी एग्जामिनेशन सिस्टम है वो भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट करते हैं, प्रोवाइड अ यूजफुल गाइड टू इन्फॉर्म पोटेंशियल कैंडिडेट्स एंड एम्प्लॉयर्स अबाउट द जनरल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, इसका फायदा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए होता है। मतलब मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, मेरी एक फैक्ट्री है, आप एक बहुत बड़े ऑनेस्ट प्रिंसिपल है स्कूल के, मैं आपके पास जाता हूँ और आपसे कहता हूँ कि मुझे 5 टैलेंटेड वर्कर्स चाहिए। फिर आप रिजल्ट्स निकालते हैं और रिजल्ट्स में से मुझे 5 जो जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा है, सब टॉप पर है, वो 5 टैलेंटेड स्टूडेंट्स मुझे आप हवाला करते हैं कि आप ये। अब यहाँ पर मैं अपना सवाल बदलने लगा हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे ऐसे वर्कर्स चाहिए जो मैथ्स में अच्छे हो। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप सब्जेक्ट पे जाएंगे कि मैथ्स सब्जेक्ट में जिनके नंबर हाई हैं वो स्टूडेंट मुझे आप पकड़ाएंगे। अब मैं फिर से अपना सवाल बदलने लगा हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे 5 ऐसे वर्कर्स चाहिए जो शेप्स के एरियाज को अच्छी तरह एवेल्युएट कर सके। तो क्या आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड है कि जिसके बेस पर आप मुझे 5 वो स्टूडेंट दे दें जिसको शेप्स का एरिया एवेल्युएट करने का अच्छा आता हो? नहीं आपके पास। हम सीधा सब्जेक्ट पे जाते हैं, कंटेंट पे नहीं जाते हैं। कंटेंट के बारे में हमारे पास कोई और ऐसी जजमेंट नहीं है कि हम आप किसी को मुतमईन कर सकें कि ये इस सब्जेक्ट के इस कंटेंट में बेहतर ही बच्चा। तो इसके इतने ये सारे फायदे हैं जो मैंने आपके सामने बयान किए। अब कुछ ऐसे लॉज बेस्ड क्वेश्चन हम इंग्लिश 9-10 मैं 9-10 को क्योंकि पढ़ाता हूँ कि मैंने 9-10 के कुछ एग्जाम्पल्स प्रूव किए हैं यहाँ पर। तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर प्रूव की है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। सम बेसिक्स फॉर राइटिंग ऐसे नोट्स फॉर पोइम। नेक्स्ट कर लें। पोइम को जब हम डिलीवर करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमारा एक पुराना ट्रेडिशनल तरीका है, हम उनको सिर्फ ट्रांसलेट करते हैं, फिर स्टैंडा वाइज उसकी पे रेफरेंस करते हैं। ये इसी तरह होता है ना। लेकिन अब ये नहीं होगा कि आप सिर्फ ट्रांसलेट करें और रेफरेंस। ये तो गाइड में ऑलरेडी अवेलेबल है, बच्चे खुद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसको आप ऐसे नोज बेस पर जब आप करेंगे तो ये इस पैटर्न पर होगा। शायरी की अपनी एक ज़बान है जिसको कहते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज, विच मेक पोएट्री फोर्सफुल एंड अट्रैक्टिव। और उसके कुछ बेसिक्स हैं जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। नेक्स्ट करें। फर्स्ट है सिमिली, सेकेंड भी नेक्स्ट करें, दूसरा भी नेक्स्ट करें। ये दोनों तशबीहात हैं, लेकिन इसमें स्लाइट डिफरेंस है। सिमिली लाइक कंपैरिजन, जब हम चीज़ों के बारे में लाइक कंपैरिजन करते हैं उसमें लाइक का लफ्ज़ मिलते हैं। मिसाल के तौर पर ही इज ब्रेव लाइक ए लायन, वो एक शेर की मानिंद बहादुर है। और एक होती है डायरेक्ट कंपैरिजन, मैं कहता हूँ कि ही इज अ शाइनिंग स्टार, ये डायरेक्ट कंपैरिजन है। तो जब आप बच्चों को पोएम पढ़ाते हैं तो ये चीज़ें भी उनको पढ़ाएं, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस पेपर आएंगे वो इस पैटर्न पर होंगे। आपसे कन्फिगरेटिव लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट एलिट्रेशन,
repetition of sounds in order to produce sweetness and musicality in poetry. शायरी में स्वीटनेस और म्यूजिकलिटी पैदा करने के लिए कुछ वर्ड्स यूज होते हैं। मिसाल के तौर पर ताई थॉट्स, डीप ड्रीम। नहीं समझे? उर्दू शायरी में इसकी मिसाल देता हूँ।